अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यू गाइस मस्ट बी फाइन। अच्छा, हमने यूनिट 11 जो है थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी थ्योरी का जो पार्ट 1 है वो शॉर्ट लेक्चर की फॉर्म में कंप्लीट कर लिया था और जो इसका नेक्स्ट हाफ है वो आज हम करेंगे और इसमें हमने सारे लेंथी टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट करने हैं, तो उसको हम बुक से ही करेंगे। तो हमने जो है वो एप्लीकेशंस ऑफ एवेपोरेशन तक कंप्लीट किया था शॉर्ट लेक्चर में। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेटेंट हीट, इसको हमने बुक से ही कवर करना है। इससे ऑनवर्ड सारा जो है लेटेंट हीट में हमें क्या डिस्क्राइब किया गया है, इसमें हमें ये बता रहे हैं कि जब हम बॉइलिंग को कंसिडर करते हैं कि हम जब वाटर को बॉयल करते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है वाटर का, हमें दिखाई ये देता है कि वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है। जैसे ही हम हीट उसको ऑन करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वाटर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है और एक पॉइंट पे जाके जब वो 100 डिग्री सी होता है तब जाके वाटर जो है वो बॉयल होना स्टार्ट होता है। तो वो कह रहे हैं कि वाटर अल्टीमेटली 100 डिग्री सी तक पहुंच जाता है और जब हम हीट अप्लाई कर रहे होते हैं उस दौरान तो मज़ीद टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता, तो वो सारी एनर्जी उस दौरान कहाँ जा रही होती है। इसका आंसर क्या है वो सारा आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। इस कह रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास लेटेंट हीट का। लेटेंट हीट का क्या मतलब है? हिडन हीट विच इज़ एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय अ सबस्टेंस ड्यूरिंग अ फेज चेंज। और वो फेज चेंज कोई भी हो सकते हैं जो आगे बताए हुए हैं। लेटेंट हीट क्या है? एक हिडन हीट है जो कि एब्जॉर्ब भी कर सकता है कोई सबस्टेंस या वो रिलीज़ कर सकता है। हीट दो ही केसेस हो सकते हैं, या एब्जॉर्ब होगी या रिलीज़ होगी, टेम्परेचर या इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। तो हीट ये हिडन हीट है जो कि एब्जॉर्ब हो जाती है या रिलीज़ हो जाती है एक सबस्टेंस में से किस दौरान? जब फेज चेंज हो रहा होता है। फेज चेंज मेल्टिंग भी हो सकती है, फ्रीजिंग हो रही है, सॉलिडिफिकेशन कह लें, बॉइलिंग या कंडेंसेशन हो रही है। और ये जितने भी फेज चेंजेस हैं इनमें आपको क्या दिखाई दे रहा होगा कि उस दौरान टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा होता। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और लॉस्ट बाय अ सबस्टेंस ड्यूरिंग इट्स फेज चेंज विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर। लेटेंट हीट क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है कि जो कि एब्जॉर्ब हुई है या लॉस हुई है किसी भी सबस्टेंस में से उसके फेज चेंज होने के दौरान, और इस दौरान टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आया था। तो ये लेटेंट हीट की डेफिनेशन होगी, ठीक है। और ये हमें ऊपर इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स काइंड ऑफ दे दी हैं कि किस दौरान लेटेंट हीट हमें देखने को मिलती है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए नीचे एक पूरी डायग्राम दी हुई है, ग्राफ दिया हुआ है, तो उसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसकी एक्सप्लेनेशन में आपको ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। हमारे पास है क्या कि हमने ग्राफ में टेम्परेचर और एनर्जी को लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक आइस है, ठीक है, आइस है हमने और उसका टेम्परेचर -20 डिग्री सी है। -20 से हमने इसको हीट करना शुरू किया और 110 तक हमने उसको स्टडी करना है इस पूरे ग्राफ को। इस पूरे ग्राफ को हमने 5 पोर्शंस में जो है वो स्प्लिट किया है, वो सारा हम यहाँ नीचे पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या है कि ये हमारे पास वो ग्राफ है और इस ग्राफ में डिफरेंट पोर्शंस भी यहाँ पे बनाए हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पास आइस है, आइस का टेम्परेचर -20 था तो हमने इसको स्टडी करना शुरू किया, इसको हीट यहाँ से करना स्टार्ट किया। आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, यानी कि वो मेल्ट होना शुरू हो गया। आप इसको हीट कर रहे हो और अब बर्नर आपने यूज़ किया हुआ है, बर्नर यूज़ किया हुआ है तो आइस आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हुई, उसको हीट लगना शुरू हुई, उस तक हीट जाना शुरू हुई, थोड़ी थोड़ी मेल्ट होगी। स्टार्ट में क्या होगा, थोड़ी आइस मेल्ट हुई भी होगी, बाकी सारी आइस ही होगी, यानी कि मिक्सचर एक तरह से बन जाएगा आइस का और आपके पास मेल्टेड जो आइस है यानी कि वाटर का। ऐसे जाते जाते उसका टेम्परेचर अल्टीमेटली 0 डिग्री सी तक पहुंच जाएगा। तो ये जो ए से लेकर बी ये वाला पोर्शन है, अब इसको हम यहाँ से स्टडी करते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, ए से बी जाते हुए हम हीट प्रोवाइड कर रहे थे आइस को, जो कि आइस -20 डिग्री सी पे थी। उसका टेम्परेचर राइज होता रहा, लेकिन कब तक? जब तक कि टेम्परेचर उसका 0 डिग्री सी नहीं पहुँच जाता, उसके बाद मजीद इंक्रीज़ नहीं होगा। फिर कब इंक्रीज़ हुआ वो आगे देखते हैं। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसका टेम्परेचर मज़ीद इंक्रीज़ नहीं होगा। ये जो पूरा टाइम यहाँ पे हमें ये पूरी आगे लाइन दिखाई हुई है, इस पूरे दौरान, इस पूरे टाइम के दौरान मज़ीद टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा। लेकिन आप हीट तो कंटिन्यूस नीचे से दिए जा रहे हो कि हीट नहीं आपने रोकनी। अच्छा, अब बी से सी में क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है इसमें क्या होगा, हम हीट तो प्रोवाइड किए जा रहे हैं लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। दिस हीट इज़ बीइंग यूज्ड टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम आइस सॉलिड टू वाटर लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब क्या है, 0 डिग्री सी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है और यही इसका मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। अब हम हीट तो इसको कॉन्टीन्यूसली प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो स्टेट चेंज होने में, फेज चेंज होने में यूज़ हो रही है, आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करवाने में यूज़ हो रही है। लेकिन इस दौरान उसका सारा टेम्परेचर 0 डिग्री सी रहेगा, मज़ीद टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा क्योंकि हम जो वो यूज़ हो रही है उसको
उसको मेल्ट ही करवाने में यूज़ हो रही है, उसके टेम्परेचर को बढ़ाने में यूज़ नहीं हो रही। तो इस जो हम क्वांटिटी ऑफ हीट हम उसको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको LF से रिप्रेजेंट करते हैं और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा, जब तक कि तमाम आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती, तमाम आइस का जो फेज़ है वो चेंज नहीं हो जाता। तो उसको कितना टाइम लगेगा, ये जो हमें इस पूरी स्ट्रेट लाइन से दिखाया हुआ है। और डी जो पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होगा, हम हीट तो प्रोवाइड कर रहे हैं और इंक्रीज़ होता जा रहा है टेम्परेचर, वाटर का यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रहा है, तब तक इंक्रीज़ होता रहेगा जब तक ये वाटर बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता। यहाँ तक वाटर पूरा बन चुका था, यानी कि आइस सारी वाटर में कन्वर्ट हो चुकी थी। अब हीट आप दे रहे हैं तो अब आप देखेंगे टेम्परेचर में आपको इंक्रीज़ दिखाई दे रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होता रहा। कब तक इंक्रीज़ होता रहा, जब तक उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सी नहीं होगा। फिर 100 पे पहुंच के क्या होता है, वाटर बॉयल होता है। बॉइलिंग में क्या होता है, लिक्विड से स्टीम में चेंज होता है, वेपर्स में चेंज होता है। तो अगेन अब वो वाला दोबारा से फेज़ आ जाएगा जिसमें वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। इस दौरान मज़ीद टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इस दौरान ये टाइम वो लगेगा जब तक कि लिक्विड वाटर सारा का सारा वेपर्स में चेंज नहीं हो जाता, तब तक ही उसका टेम्परेचर मज़ीद इंक्रीज़ नहीं होगा। ठीक है। सी से डी में क्या हमने ये पढ़ा कि यहाँ पे तो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं और टेम्परेचर उसका कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। कब तक, यहाँ डी तक पहुँचने में, जब तक कि उसका बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट नहीं हो जाता, यहाँ तक। अब अगले पेज पे देखते हैं क्या है कि अब डी से ई वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, ठीक है, इसमें क्या है कि जो हमने हीट प्रोवाइड की है, इट इज़ नॉट यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, इट इज़ यूज टू चेंज द स्टेट ऑफ द वाटर लिक्विड इनटू वेपर गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी। हीट एडेड एट दिस स्टेज टू वाटर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब कह रहे हैं डी से ई का जो पोर्शन है ना, उसमें हम जो हीट अगेन अभी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी वजह से टेम्परेचर नहीं इंक्रीज हो रहा, बल्कि स्टेट ऑफ वाटर की जो स्टेट है वो लिक्विड से वेपर स्टेट में चेंज हो रही है। बॉइलिंग पॉइंट उतना ही रहेगा 100 डिग्री सी टेम्परेचर पे ही। और जो हीट हम इस स्टेज पे ऐड कर रहे हैं उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलेंगे। फिर ई से एफ वाला कौन सा टाइम होगा, ई वाला वो पार्ट होगा, ई वो पॉइंट होगा जहाँ पे वाटर सारा लिक्विड से स्टीम में चेंज हो चुका होगा। ठीक है, लिक्विड से वो स्टीम की फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में कंप्लीट चेंज हो चुका होगा। अब उसकी आगे मजीद ई से एफ तक उस स्टीम का मजीद टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा। आफ्टर कंप्लीट चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एडिड हीट इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द वेपर्स। कि कंप्लीट चेंज अब वाटर हो गया वेपर्स में अपने मेल्टिंग पॉइंट पे, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, यहाँ मेल्टिंग नहीं बॉइलिंग पॉइंट आएगा। ठीक हो गया। तो अब एडिड हीट जो है वो इंक्रीज करवा देगी टेम्परेचर ऑफ द वेपर्स को। अब स्टीम का टेम्परेचर आगे बढ़ना शुरू होगा। यहीं तक हमने ग्राफ बुक में दिया हुआ, यहीं तक स्टडी करना है। अब यहाँ पे वो सारी एक्सप्लेनेशन अगेन दी हुई है कि टेम्परेचर जो होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो रिलेटेड होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स के साथ। जब भी हम ऐड करवाते हैं हीट को, तो हीट के ऐड होने से एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की वो इंक्रीज होती है। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। तो हीट ऐड करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है और काइनेटिक एनर्जी की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब हम एडिड हीट को यूज़ करते हैं चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि जब हमने फेस चेंज करवाना होता है, स्टेट चेंज करवानी होती है, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करवाना है या सॉलिड से लिक्विड में आना है, लिक्विड से स्टीम में जाना है, वेपर्स में जाना है, तो उस दौरान उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी से रिलेटेड MCQ भी आपकी बुक के एक्सरसाइज में दिया हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, हीट को यूज़ किया जाता है अट्रैक्टिव फोर्सेस को वीकन करने के लिए। हीट को हम टेम्परेचर बढ़ाने के लिए नहीं यूज़ कर रहे होते, बल्कि अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। और ना ही यहाँ पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही होती है। क्यों? अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो टेम्परेचर चेंज होगा। पहली लाइन में ये बात लिखी हुई है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक रिलेशन टेम्परेचर से है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे चेंज हो जाएगी फिर तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, फिर तो ये पूरी बात गलत हो जाएगी। ठीक है, तो हीट ऐड करते हुए जब फेस चेंज हो रहा होगा तो उस दौरान सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस ओवरकम हो रही होती हैं, स्टेट चेंज हो रही होती है, टेम्परेचर या काइनेटिक एनर्जी पे फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। कब कब होता है, मेल्टिंग पॉइंट कह लें, बॉइलिंग पॉइंट कह लें, इस मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे फेज़ ही तो चेंज हो रहा होता है। मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्टिंग हो रही है, यानी कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, बॉइलिंग पे लिक्विड जो है बॉयल होकर वेपर या स्टीम में चेंज हो रहा होता है। तो मेल्टिंग में क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रहा होता है, एक सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर रहा होता है, अपनी स्टेट को चेंज करवा रहा होता है, लेकिन
टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा होता। इसी तरह से सेम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ हो रही होती है उसी सब्सटेंस से फ्रीजिंग पॉइंट के दौरान या सॉलिडिफिकेशन के दौरान, और कंडेंसेशन में भी यही होगा। और हीट एनर्जी अब्जॉर्ब जो होती है बॉइलिंग के दौरान वो किस के इक्वल होती है जितनी हीट एनर्जी रिलीज़ होती है ड्यूरिंग कंडेंसेशन। देखिए बॉइलिंग का रिवर्स ही तो कंडेंसेशन है, तो जितनी एनर्जी यहाँ पे अब्जॉर्ब हुई थी उतनी रिलीज़ हो जाएगी जब उसका रिवर्स प्रोसेस होगा। तो इन तमाम प्रोसेसेस में हीट एब्जॉर्ब होती है या जो रिलीज़ होती है किसी भी सब्सटेंस से, वो यूज़ हो रही होती है अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए, ठीक है, फेज चेंज करने के लिए। अट्रैक्टिव फोर्सेस को अकोमोडेट करने के लिए या उसको ओवरकम करने का मतलब यही है उनका फेज चेंज हो रहा है। फेज चेंज होता है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस भी तो चेंज हो रही होती हैं। सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है तो उसकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं सॉलिड में स्ट्रांग होती हैं, लिक्विड में वो वीक हो जाती हैं, तो उसमें भी तो चेंज आ रहा होता है। अब आगे आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का बताया हुआ है, ये वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो हमें रिक्वायर है कि हमारे पास जो मैस है, एक गिवन मैस आपको दिया हुआ है, उसको आपने फ्यूज़ करवाना है। फ्यूजन मीन्स मेल्टिंग, आपने उसको सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज करवाना है, लेकिन इस दौरान टेम्परेचर का चेंज नहीं आता। तो आप जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। फ्रीजिंग के दौरान क्या होता है, लिक्विड ये सारी एनर्जी रिलीज करवा देते हैं जितनी यहाँ पे अब्जॉर्ब करेंगे। डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो कि हमें ज़रूरत है, हम इसको प्रोवाइड करेंगे मैस को कि वो मेल्ट हो सके, ठीक है। इसको डेल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, मैस जो है एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैथमेटिकली हम इक्वेशन ये बनाते हैं डेल क्यू इज इक्वल्स टू एम एल एफ। ये हमने न्यूमेरिकल में भी यूज़ किया। डेल क्यू हीट को शो कर रहा है, एम मैस को शो कर रहा है, एल एफ यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी हर सब्सटेंस की डिफरेंट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होगी, ठीक है। और इसको डिफाइन किया हुआ है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ द सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट टू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन द टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द सॉलिड। इसमें कह रहे हैं ये वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो कि रिक्वायर होती है, किस लिए कि 1 kg है अगर हमारे पास सॉलिड का, तो उसको हमने मेल्ट करवाना है उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, और इस दौरान टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आता। तो हम इसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। स्पेसिफिक का वर्ड तब आता है जब हमने स्पेसिफिक अमाउंट को रेफर किया होता है, हमने कहा है ना 1 kg, तो इसलिए स्पेसिफिक का वर्ड यूज़ होगा, ठीक है। आगे इसका ऐसा यूनिट बता दिया है, जो ऐसा यूनिट है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, वो क्या है, जाउल पर kg है, जिसको हम इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। ये MCQ भी है एक्सरसाइज में, उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था जाउल पर kg पर केल्विन, उन्होंने बेसिकली पूछा हुआ था। तो अगर ये जाउल पर kg होगा तो ये क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का ऐसा यूनिट है। लेकिन अगर पर केल्विन साथ आ जाएगा तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट है, उसमें टेम्परेचर का जो है केल्विन वो इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे टेम्परेचर इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हीट है, साथ में मैस का यूनिट है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से निकाल रहे हैं ना। ये देखें, ये इसका फार्मूला है, क्यू के लिए जाउल आ जाएगा, मैस के लिए kg आ जाएगा, जाउल पर kg, तो इसमें केल्विन नहीं आता। तो ये MCQ के लिए ध्यान से करना है आपने, एक्सरसाइज में भी इससे रिलेटेड एक MCQ है। इस पेज पे आपको लेटेंट हीट प्रोवाइड की गई है फ्यूजन और वेपोराइजेशन की। अगला जो टॉपिक है वो लेटेंट हीट और वेपोराइजेशन के हवाले से है। इसमें ये बताया हुआ है कि इसको तो सबसे पहले डिफाइन किया, लेटेंट हीट और वेपोराइजेशन होता क्या है। ये अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो कि हमें किस लिए चाहिए कि हमने सब्सटेंस को, एक जो गिवन मैस है उसको हमने लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज करना है। इस दौरान टेम्परेचर का कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसको हम लेटेंट हीट और वेपोराइजेशन बोलते हैं। और कंडेंसेशन में इतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी फिर रिलीज हो जाती है, यहाँ पे अब्जॉर्ब होती है, और जब रिवर्स होगा प्रोसेस का, कंडेंसेशन होगी, तो वो रिलीज हो जाएगी। अगेन इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्म, उसमें और इसमें सिर्फ इतना फर्क आएगा, अगर वो आपने अच्छे से कर लिया इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी आपको अच्छे से आ जाएगी, बहुत इजी है। डेल क्यू वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है, हीट एनर्जी है, मैस वहाँ पे भी था, यहाँ पे एल वी है, वहाँ पे एल एफ था, क्योंकि वो फ्यूजन की पढ़े थे, वेपोराइजेशन की पढ़े हैं, तो यही फर्क आ जाएगा इसमें। इसको डिफाइन किया हुआ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो कि रिक्वायर है 1 kg ऑफ लिक्विड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पे गैस में चेंज करने के लिए। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आएगा। वेपोराइजेशन में हम क्या करते हैं, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है उस पे हम लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं, मेल्टिंग पे तो नहीं कर रहे होते। मेल्टिंग पे तो वो जो हमने फ्यूजन वाला पढ़ा है वो था, और यहाँ पे भी टेम्परेचर का चेंज नहीं आ रहा होता है। इसको स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। इसका ये फार्मूला हमें 11.13 दिखा दिया। इसका जो ऐसा यूनिट है वो भी जॉल पर kg ही होगा, और डिफरेंट जो मटीरियल है उन सब की डिफरेंट अपनी अपनी स्पेसिफिक हीट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, वो सारी ऊपर टेबल में आपको दे दी है। नीचे अब आपको एक एक्सपेरिमेंट बता
दिया है जिसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस को कैलकुलेट किया है। एक्सपेरिमेंट एक परफॉर्म करेंगे, इसको समझ लेते हैं, बहुत ही आसान है। एक बार समझ लेंगे तो आप इसको इजीली अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि फिगर 11.17 अगले पेज पे बनी हुई है, उसको देख लें। उसका जो सारा सेटअप है क्या है कि आपके पास एक बीकर है, उसको स्टैंड पे आपने रखा हुआ है। स्मॉल पीसीज आइस के जो है वो बीकर में आपने ऐड कर लेने हैं। अब आपने क्या करना है, जब आपने फाइंड करना है, हमने आइस का टेम्परेचर, हमारे पास हाथ में एक थर्मोमीटर होगा बीकर के साथ, आपने एक बर्नर को रखना है साथ में बीकर के, आपने कैलकुलेट करना है टाइम। स्टॉप वॉच के ज़रिए से आइस की मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आइस की जब मेल्टिंग स्टार्ट होगी, स्टार्ट में आपको मिक्सचर दिखाई देगा आइस का और साथ में वाटर का, लेकिन सारी की सारी आइस मेल्ट नहीं हुई होगी, लेकिन यहाँ पे आपको टेम्परेचर राइज होता हुआ दिखाई नहीं देगा। तब तक ऐसा होगा जब तक तमाम की तमाम आइस मेल्ट नहीं हो जाती। और ये सारा काम आपको ग्राफ का जो स्टार्ट का जो बिल्कुल स्ट्रेट पोर्शन होता है वो दिखा रहा होता है। आपने वो टाइम नोट करना है कि जितना टाइम लगता है आइस को कम्प्लीटली मेल्ट होने में, ठीक है, वो टाइम नोट करना है। और इस दौरान आपने साथ साथ ये देखना है टेम्परेचर 0 डिग्री से ही रहेगा, टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा होगा। आप टाइम नोट कर लिया, ठीक है, आइस सारी की सारी वाटर में कन्वर्ट होगी। अब उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू होगा, राइज होना शुरू होगा। आपने जो है कंटिन्यू रखना है, हीट जो है बीकर को हीट करते रहना है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। फिर आपने वो टाइम नोट करना है कि जितना लगेगा टाइम उस बॉइलिंग पॉइंट को रीच होने में, 0 से 100 तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, आपने वो नोट करना है। वो नोट कर लिया, फिर आपने एक ग्राफ बना लेना जो कि नीचे है, इसको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। टेम्परेचर टाइम ग्राफ बना लिया, फिर कैलकुलेशन कुछ कर ली, कैलकुलेशन ये ग्राफ बना लिया, ठीक है। इस ग्राफ से ये कैलकुलेशन की, पहली कैलकुलेशन टाइम टेकन बाय आइस टू मेल्ट कम्प्लीटली एट 0 डिग्री सी, टाइम फॉर फ्यूजन। पहला टाइम वो नोट करना है कि आइस को जो पूरा मेल्ट होने के लिए लगा, वो ये वाला टाइम हमें बता रहा है। ये फाइनल हो जाएगा। T2 इसको मिसाल के तौर पे कह लें, इसको T1 कह लें। ये दोनों ने ग्राफ से निकाले, 3.7 आ गया। टाइम टेकन बाय वाटर फॉर इट्स टेम्परेचर राइज फ्रॉम 0 डिग्री सी टू 100 डिग्री सी। अब 0 डिग्री सी से लेकर यहाँ से लेकर 100 तक जाने में जितना टाइम लगा वो उन्होंने निकाला, 4.6 आ गया, ठीक हो गया। स्पेसिफिक हीट वाटर की कितनी होती है वैल्यू लिख ली। इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना आया, 100 केल्विन का फ़र्क आया 0 से 100 तक। हीट निकाल ली, डेल क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल टी। एम की वैल्यू मैस जो भी है, सी वैल्यू जो भी यहाँ पे हमने ऊपर बताई वो लिखी, डेल टी जितना यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज आया वो लिखा, यहाँ से हमने डेल क्यू निकाल लिया। ये हम हीट ऑफ फ्यूजन फाइंड कर रहे थे जो कि हमने यहाँ पे निकाल ली। तो ये वो हीट है जो कि एब्जॉर्ब करता है वाटर अपना टेम्परेचर रेज करने के लिए 0 डिग्री सी से लेकर 100 डिग्री सी तक, और यही हीट एब्जॉर्ब होती है वाटर में इस टाइम से लेकर दूसरे टाइम तक। और हीट एब्जॉर्ब जो होती है वो यूनिफॉर्म रेट पे हो रही होती है। हीट की जो एब्जॉर्प्शन है यूनिफॉर्म रेट पे होती है। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट निकालने के लिए डेल क्यू को टी आर से डिवाइड कर देंगे। फ्यूजन के प्रोसेस के दौरान भी यही टी एफ, इसको हम बोलते हैं स्टेट को, जो टेम्परेचर रेज हो रहा होता है टी आर से रेज हो रहा होता है। हीट एब्जॉर्ब जब होती है वाटर से टाइम टी एफ में फ्यूजन प्रोसेस में, वो निकालने के लिए हीट एब्जॉर्ब जो हुई है वो इस प्रोसेस से निकालेंगे। कैसे? टोटल हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फ्यूजन ऑफ आइस, डेल क्यू ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। किससे आपने इसको निकालना है? दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करवाना है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट को ये वाली, और मल्टीप्लाई किससे करवाना है? टाइम ऑफ फ्यूजन में जो टाइम लगा है उससे, ठीक है। तो आपने रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट यहाँ पे लिख लिया। टोटल जो टाइम ऑफ फ्यूजन है टी एफ से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट ये आगे, ये दोनों इनको आपने मल्टीप्लाई कर दिया। इसको आप टी एफ बाई टी आर लिख लें या इस तरह से लिख लें की बात है। ये वन इक्वेशन आपके पास होगी। टू इक्वेशन में क्या होता है, जो एम एल एफ बराबर है हमारे पास, जो हमने स्टार्ट में पढ़ा है, दोनों को इक्वेट कर लेंगे, दोनों को बराबर लेंगे, हमारे पास इस तरह से आ जाता है। फिर इन्होंने क्या किया, अगले स्टेप में इन सब की वैल्यूज पुट कर ली। एम इंटू एल एफ, एम लिख लिया, एल एफ की वैल्यू ये लिख ली, डेल क्यू की जो है वो हम यहाँ पे लिख ली, टी एफ की ये लिखी, टी आर की ये लिखी। तो यहाँ से एल एफ इन्होंने बेसिकली फाइंड कर लिया। तो ये हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इन्होंने निकाल ली है। ये जो इस एक्सपेरिमेंट से इतनी आती है, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो इतनी है। फिर हमने आगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाटर की निकालनी। अभी हमने फ्यूजन की पढ़ी, ठीक है, अब वेपोराइजेशन की पढ़ी है, वो आ जाएगी, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी, तो ये भी आप ऑटोमेटिकली कर लेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना यहाँ पे वेपोराइज हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर का थोड़ा सा फ़र्क आएगा, असेंबल का फ़र्क आएगा, और कुछ भी इसमें नहीं है। तो जहाँ जैसे अभी ऊपर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट पड़ा था, ठीक है, डेल क्यू बाई टी आर एज इट इज़ आ गया। जो हीट एब्जॉर्ब हुई इस प्रोसेस में वो किस तरह से लिखनी है, डेल क्यू वी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, वही रेट के, और मल्टीप्लाई वहाँ पे टी एफ से करवा रहे थे, यहाँ पे टी वी से करा लें। यहाँ वेपोराइजेशन हो रही है, वहाँ फ्यूजन पढ़ रहे थे, दोनों को इक्वेट करेंगे बिल्कुल उसी तरह से। अगले पेज पे देख लेते हैं।
ठीक है, दोनों को इक्वेट इन्होंने कर लिया, फिर उसी तरह से वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की, तो एल वी आपके पास ये इसकी वैल्यू आ गई। ये ग्राफ बना लिया, यहाँ पे नीचे टाइम लिया, एक्स एक्सिस पे इधर टेम्परेचर ले लिया। तो यहाँ से कह रहे जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है इस एक्सपेरिमेंट से 2.23 आती है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू उसकी 2.26 है, तो थोड़ी सी एम्बिग्विटी इसमें आ जाती है। तो जो हमने दोनों एक्सपेरिमेंट पढ़े तो इनका एक तरह से आउटलाइन प्रोवाइड कर लिया है कि हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कैसे निकालनी है, वेपोराइजेशन कैसे निकालनी है। एक बार इन दोनों को समझ लें, उसके बाद रीड करके ये आउटलाइंस पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले एक आपने सॉलिड लिया, उसको मेल्टिंग पॉइंट पे उसको मेल्ट किया, उसको हीट करते रहे यूनिफॉर्म रेट पे। आपने क्या चीज़ नोट करनी है, कुछ टाइम नोट करने हैं। कौन कौन से? एक वो टाइम जो उसको मेल्ट होने में लगा और उस दौरान उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा होता, ठीक है। दूसरा वो टाइम जब टेम्परेचर राइज हो रहा होगा मेल्टिंग पॉइंट से लेकर बॉइलिंग पॉइंट तक, उसमें कितना टाइम लगेगा। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट अगर जैसे वाटर है उसका 0 डिग्री सी था आइस का, तो 0 डिग्री सी से 100 डिग्री सी तक जाने में कितना टाइम लगा, ये नोट किया। फिर आपने वो टाइम नोट किया जिसमें लिक्विड से गैस में चेंज होने ने उसने लगाया, यानी कि वो जो हमारे पास ये सारा टाइम है लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा था ना यहाँ पे, ठीक है, ये आपने सारा नोट किया। फिर आपने हीट एब्जॉर्ब जो इस प्रोसेस में हुई वो नोट की, जो अभी हमने एंड पे निकाली हैं, और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट को निकाला, किस तरह से डिवाइड किया अब कैलकुलेटेड हीट को। अगेन वही फार्मूला बता दिया, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट का डेल क्यू बाई टी आर। लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन के लिए क्या किया, वेपोराइजेशन के लिए क्या किया। ये रेट दोनों में सेम है। फ्यूजन के लिए क्या करना है, इस रेट को मल्टीप्लाई करना है उस टाइम से जितना उसने मेल्ट होने में लगाया, सॉलिड ने लिक्विड में चेंज होने में लगाया, इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे उस टाइम को, जो हम टी एफ जिसको बोल रहे थे। वेपोराइजेशन के लिए उस टाइम से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, वो टी का, यानी कि जो लिक्विड ने वेपर्स की चेंज स्टेट में चेंज होने के लिए टाइम लगाया उससे मल्टीप्लाई करा लेंगे, बस इतनी सी बात है। तो ये ओवरऑल समरी इन्होंने यहाँ पे एक दी थी। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये भी। इसमें ये बताया हुआ है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो कॉन्स्टेंट कॉन्टीन्यूस रेंडम मोशन में होते हैं, कोलाइड इनकी कोलाइड कर रहे होते हैं, इनकी कोलिजन हो रही होती है विद वन एंड अदर विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। प्रेशर को डिफाइन किया हुआ है, मेजर ऑफ द फोर्स है, जो कि फोर्स पार्टिकल्स गैस के पार्टिकल एक्सर्ट कर रहे होते हैं यूनिट एरिया पे या वॉल ऑफ द कंटेनर पे। फोर्स एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द वॉल ऑफ कंटेनर, इसका फार्मूला आ जाता है, या P इक्वल्स टू F बाई A इसको हम बोल रहते हैं। जो प्रेशर है वो डिफरेंट फैक्टर से जो है चेंज हो रहा होता है। टेम्परेचर में चेंज करें तब ये चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम से या अमाउंट ऑफ सबस्टेंस से या नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ ये चेंज हो रहा होता है। वन बाय वन इसको स्टडी कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, इसमें कह रहे हैं कि अगर टेम्परेचर जो है गैस का वो इंक्रीज हम करेंगे तो पार्टिकल ज़्यादा तेज़ी से मूव करना शुरू हो जाएंगे। जब वो तेज़ी से मूव करेंगे उनकी जो कोलिजन है उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। इसकी वजह से जो प्रेशर है गैस का कंटेनर में वो इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो दो तरह से, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब क्या आता है, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तब क्या आता है। स्टार्ट में इंक्रीज होने का बताया हुआ और फिर डिक्रीज होने का। प्रेशर जब डिक्रीज कब करेगा, जब हम उसका टेम्परेचर कम करवा देंगे तो प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम उसका कांस्टेंट रहेगा। फिर वॉल्यूम का क्या इफेक्ट होता है, जो हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह पढ़े हैं, ठीक है, वही सारा यहाँ पे अप्लाई करना है। चार्ल्स लॉ जो है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन उसमें हमने पढ़ा था, और बॉयल्स लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन पढ़ा था। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम में बताया हुआ कि जो प्रेशर है गैस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके वॉल्यूम के साथ, और यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है, उसको हम कांस्टेंट रख के पढ़े होते हैं। जो वॉल्यूम है कंटेनर का अगर उसको रिड्यूस करेंगे लेकिन हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम रखे तो पार्टिकल्स उतने ही हैं, वॉल्यूम कम हो गया, यानी कि उतने ही पार्टिकल्स को स्पेस कम मिल रही है उतनी, ठीक है, उनका नंबर उतना ही है, स्पेस आपने कम कर लिया, तो इसकी वजह से नंबर ऑफ कोलिजन उन पार्टिकल की वॉल से बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती रहेगी। इसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और कन्वर्सली अगर हम इसके अपोजिट करें कि अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करवा देते हैं, पार्टिकल्स उतने ही हैं, उनको ज़्यादा स्पेस मिलेगी, तो वो क्या करेंगे, उनकी कोलिजन जो है वो लेस हो जाएगी, लेस फ्रिक्वेंटली हो जाएगी, उसकी वजह से उनका प्रेशर कम हो जाएगा। अमाउंट ऑफ गैस या नंबर ऑफ पार्टिकल्स का क्या इफेक्ट है प्रेशर पे, इस पे कह रहे हैं कि जब अगर हम इंक्रीज करवा देते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द गैस लेकिन वॉल्यूम उतना ही फिक्स्ड है, तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ना शुरू हो जाएंगी उनकी आपस में भी और वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी, तो प्रेशर जो है गैस का कंटेनर में वो इंक्रीज हो जाएगा। जब हम डिक्रीज कर देंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को तो क्या होगा, वॉल्यूम उतना ही रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम रह गए हैं, थोड़े से पार्टिकल्स हैं उनको जगह ज़्यादा मिल गया, तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि प्रेशर पे इफेक्ट डाल रहे होते हैं।
नेक्स्ट पेज पे आ जाए तो लास्ट टॉपिक है सुपर कंडक्टिविटी। इसमें कह रही है कि जब हम कनेक्ट करते हैं एक वायर को, डिवाइस को, जैसा कि बल्ब है उसको सेल के साथ कनेक्ट करते हैं तो करंट उसमें फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। करंट के फ्लो का क्या मतलब है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वायर में मूव कर रहे हैं गैप्स में से जो कि एटम ऑफ द कंडक्टर के दरमियान है। इस दौरान क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम ऑफ द कंडक्टर के साथ कोलिजन कर रहे होते हैं। उनकी इस कोलिजन की वजह से एक फोर्स होती है, डेवलप होती है, उसको रेजिस्टेंस बोला जाता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यानी कि ये रुकावट है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने के लिए, एक रुकावट है, उसको हम रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। और ये हर मटेरियल की डिफरेंट होती है, उसको हम मटेरियल से अगर रिलेट करेंगे तो हम उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे या रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर बोलेंगे। जो एटम्स होते हैं कंडक्टर के वो वाइब्रेशनल मोशन में होते हैं। जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो उनका जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का वो डिक्रीज़ हो जाता है। इसकी वजह से साइज़ ऑफ द गैप है बिटवीन एटम वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसकी वजह से जो कोलिजन्स हैं वो कोलिजन फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन की एटम के साथ वो कम होना डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं। तो ये कोलिजन जब कम होगी मतलब रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टिविटी कम होगी। तो अगर हम टेम्परेचर को कम करते जाएँ, डिक्रीज़ करते जाएँ तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, जिस पे क्या होता है कि जो रेजिस्टिविटी है, जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं है, वो एटम उसको अब रुकावट नहीं बन रहे उसके रास्ते में, उसको रेजिस्ट नहीं कर रहे इलेक्ट्रॉन के फ्लो को। तो इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। और मटीरियल क्या बन जाता है, सुपर कंडक्टर बन जाता है। तो सुपर कंडक्टर वो मटीरियल हैं जिनमें करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है विदाउट एनी रेजिस्टेंस। यहाँ पे आपको ऊपर एक ग्राफ दिखा दिया, उसके बारे में बता रहे हैं कि एक नॉर्मल मेटल का ये ग्राफ है और जो सुपर कंडक्टर है उसका ये ग्राफ आ जाएगा। और जो सुपर कंडक्टिविटी है वो एक हमारे पास डच साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर की 1911 में। उसको जो है साथ में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, ठीक है। और उसने स्टडी किया था जो मरकरी है उसका रेजिस्टेंस बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाता है जब हम उसका टेम्परेचर इतना करवा देते हैं। तो ये टेम्परेचर जो है याद रखने MCQ में आ सकता है। और नेक्स्ट पेज पे इसकी कुछ एप्लीकेशन बता दिए कि हम सुपर कंडक्टर्स जो है वो कहाँ पे यूज़ करते हैं। सुपर कंडक्टर्स को पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में यूज़ किया जाता है, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में, मैग्नेटिक लेविटेशन में, ट्रेन्स वगैरह में, कुछ मोटर्स हैं उनमें, फास्ट कंप्यूटर्स में और काफ़ी डिफरेंट ट्रांसमिशन लाइन्स में मज़ीद में यूज़ किया जाता है। रिसर्चर्स इस बात पे जो है वो इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हम सुपर कंडक्टिविटी को हायर टेम्परेचर पे भी अचीव कर सकें। ये देखिए जो हमने पीछे अभी जो टेम्परेचर हमें मरकरी का बताया हुआ ये बहुत लो टेम्परेचर है, इसको अचीव करना भी मुश्किल है, ठीक है। सुपर कंडक्टर्स बनाना, किसी मटीरियल को सुपर कंडक्टिविटी के स्टेज पे लेके आना भी काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इतना कम टेम्परेचर करवाना पड़ता है। तो साइंटिस्ट, रिसर्चर अब इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हम हायर टेम्परेचर पे भी मटीरियल को सुपर कंडक्टर किस तरीके से बना सकें। इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिकल हो जाएगा एवरीडे यूज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये सेकंड पार्ट था, इसका फर्स्ट पार्ट शॉर्ट लेक्चर की फॉर्म में था और ये हमने सारा बुक से किया है। बहुत आसान है, इसकी एक्सरसाइज पहले मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। एक्सरसाइज में जो MCQs हैं, शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।